चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इक्विपमेंट्स। इसका मतलब हुआ कि कृषि विधियां एवं उपकरण, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमें जानना पड़ेगा कि ये जो है आपका कृषि विधियां क्या होता है और उपकरण क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि देखो, कृषि का मतलब हो गया आपका जो है प्लांट्स जो भी हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं, उन सभी को जो है खेतों में उगाना, ग्रो कराना। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम लोग जो है अपने लिए उपयोगी जो पशु है ना, उन सब को अगर हम लोग अपने घरों में या आसपास में अगर पाल रहे हैं, तो ये दोनों जो है साइंस के जिस ब्रांच के अंदर में आते हैं, जिस ब्रांच के अंदर में इनके बारे में स्टडी करते हैं, वो है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, और इस ये जो प्रोसेस हैं पशुओं को पालना या फिर पौधों को जो है खेतों में उगाना, इनके लिए जो है बहुत सारे हमें जो है प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो वही जो है आपके कहलाते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और उन सभी कामों को करने के लिए जिन जिन औजारों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग इक्विपमेंट्स, यानी कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स या फिर जो है इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, आप लोगों को एग्जांपल में बताऊं, जैसे मान लो कि आपको जो है खेती करना है, खेती में भी आपका जो है गेहूं का खेती करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे जो है बात कर सकते हो कि पहले जो हम लोग क्या करेंगे कि खेतों के मिट्टी को जो है हम लोग जुताई करेंगे, और जुताई यानी कि प्लोइंग प्लोइंग करेंगे, और प्लोइंग करने के बाद से जो उसको लेवलिंग करते हैं, या फिर जो है उसमें सीड को डालते हैं। ठीक है, और सीड डालने के बाद उसमें खाद डालते हैं, या फिर जो है आपका उसमें से वीड्स को हटाते हैं। ये सब जो भी काम है ना, ये सब आपके हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड इन सभी को करने के लिए जिस भी हम टूल्स, औजार, हथियार का इस्तेमाल करते हैं, वो सब के सब कहलाते हैं उपकरण, या फिर जो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, आज का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करता हूँ। इसमें जो हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, कुछ जो है नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, वही सब हम लोग आज पढ़ने वाले। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि एग्रीकल्चर क्या है। हालांकि मैंने तो अभी समझाया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधों को जो है अलग अलग उद्देश्यों के लिए हम लोग उगाते हैं। जैसे कि मान लो कोई जो है अन्न के लिए, कोई जो है दाल के लिए, तो कोई जो है आपका नशीले पदार्थों की प्राप्ति के लिए, तो अलग अलग, कोई जो है लकड़ी के लिए, अलग अलग बहुत सारे जो है आपके उद्देश्य हैं। उन सभी उद्देश्यों के लिए मानव जो है किसी भी जमीन के एक टुकड़े पर, या खेत कह सकते हो, वहां पर पौधों को उगाता है, या फिर जो है घरेलू जो आपके जानवर होते हैं ना, मतलब कि पशु होते हैं, उन सब को पालता है। तो यही आपका कहलाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि फसल क्या होता है। तो फसल का आप लोग यही बताएंगे कि फसल जो होते हैं ना, वो एक ही प्रकार के वे पौधे होते हैं। ठीक है, जो कि मानव अपने उपयोग के लिए किसी एक जमीन के टुकड़े पर या फिर खेत पर जो है आपका उगाता है। ठीक है, जो उसके लिए उपयोगी होगा वही आपका जो है आपका फसल कहलाएगा, और एक ही प्रकार का हो। तो जैसे कि मान लो कि अगर गेहूं का बहुत सारा पौधा किसी खेत में रोपा जा रहा है, बोया जा रहा है, तो ये आपका कहलाएगा फसल। तो धान, उसी प्रकार से धान का फसल हो गया, मक्का का फसल हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गया, ये सब जो है आपके फसल कहलाएंगे, क्योंकि इनको जो है हम लोग अपने उपयोग के लिए खेतों में उगाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि उत्पाद क्या है। तो देखो, जिन फसलों को हमने जो है उगाया है, ठीक है, उन फसलों से हमें जो भी ऐसा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ऐसा जो भी हमें जो है वस्तु प्राप्त होता है, जो कि हमारे लिए उपयोगी होता है, वही आपका कहलाता है उत्पाद। तो उम्मीद करता हूं कि उत्पाद भी यानी कि प्रोडक्ट भी समझ में आ गया कि उपयोगी पौधों से प्राप्त किए जाने वाले वस्तुओं को हम लोग जो है उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हमारा जो इंडिया है या फिर पूरे दुनिया में ही बात करूं, तो अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। जैसे कि हवा का जो आपका, हवा का मात्रा बात कर लूं, ठीक है, या फिर जो है टेम्परेचर का बात कर लूं, ह्यूमिडिटी का बात कर लूं, तो ये सब जो है आपके वैरी करते हैं। तो इस वजह से जो है किसी जगह पर आपका अलग कंडीशन है, किसी जगह पर आपका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। इस वजह से जो है आपका ये जो पौधे हैं, ठीक है, इनको हम लोग दो ग्रुपों में बांटे हुए हैं। एक है आपका खरीफ का फसल, और दूसरा है आपका राबी की फसल। तो खरीफ की फसल और राबी का फसल क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखो, खरीफ जो फसल होता है ना, क्रॉप होता है ना, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होते हैं, यानी कि वो आपके जो है प्लांट्स होते हैं, जिनको कि हम लोग मानसून सीजन में उगाते हैं। ये जो है आपका मानसून पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको हम लोग उगाते कब से हैं। मानसून कहने का मतलब क्या हुआ, मानसून कहने का मतलब हो गया जून से अक्टूबर के बीच का समय। ठीक है, और ध्यान रखिए कि खरीफ का जो फसल है, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर करता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करो तो इसमें जो आपका कपास हो जाएगा, धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, ये सब जो है आपके खरीफ फसल है।
वही अगर बात करूं मैं राबी फसल क्या होता है, तो राबी में जो है आप लोग बताएंगे कि राबी जो होता है ये ठंडी के मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। अब ठंडी का मतलब क्या समझ रहे हो? ठंडी का मतलब जो है ये हो गया कि नवंबर से अप्रैल के बीच में, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ना कि अभी जो है ठंडी के दिनों में हमने जो गेहूं को रोपा था, बोया था, तो वो जो है अभी कटाई चल रहा है। अप्रैल के महीने में जो है कटाई शुरू हुआ। अभी तक जो है थोड़ा जिनका जिनका लेट से अभी कट नहीं चल रहा है वो उनका अभी हो ही रहा है, ठीक है। तो गेहूं हो गया, बरसीम हो गया, जौ है, जई है, ये सब सरसों हो गया, ठीक है, लिनसीड हो गया। तो ये सब जो पौधे मैं बता रहा हूँ ना एग्जाम्पल, ये सभी के सभी जो है आपके ठंडी के मौसम में उगाए जाते हैं और इसलिए ये कहलाते हैं राबी की फसलें, ठीक है। चलो, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है, तो मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि फसलों को उगाने के लिए जो है हम लोग बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे क्रियाकलापों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। उन्हीं सभी गतिविधियों क्रियाकलापों को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और उन सभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को करने के लिए जो है हमें बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि बात करूँ, अगर खेती का जुताई का बात करूं, तो खेती का जुताई है या फिर सिंचाई है या फिर उसको जो है लेवलिंग करना, मतलब कि समतल करना, बराबर करना, ये जो है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गया। इन सभी को करने के लिए, यानी कि जुताई करने के लिए हम लोग हल का इस्तेमाल करते हैं। और जुताई के बाद से क्या होता है कि बड़े बड़े जो आपके ढेले उत्पन्न होते हैं ना, तो उन सभी को क्या करते हैं कि हम लोग जो है फोड़ करके बराबर करने के लिए जो है लेवलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवलर या फिर प्लॉ है ना, हल है ना, ये आपका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है या फिर इसको बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है। चलो आगे अगर मैं बात करूं, ये जो आपका खेत का जुताई का जो है ना जिक्र किया था, तो ये जो आपका जुताई करने वाला जो हल होता है ना, वो कई प्रकार का होता है। जैसे लकड़ी का हल होता है, तो लोहा का हल होता है, या फिर कुछ ऐसे हल होते हैं जो कि आपके बैलों के द्वारा खींचा जाता है, तो कुछ जो है आपके ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। तो जुताई करने का जो काम है ना, जुताई करने का जो प्रोसेस है ना, ये आपका कहलाता है टीलिंग। वही जब बात करेंगे उसके मिट्टी को बराबर करने का, तो वो जो है आपका लेवलिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे मैं बात करता हूँ कि बुआई क्या होता है। तो ये भी जो है, बुआई भी जो है एक एग्रीकल्चरल आपका जो है प्रैक्टिस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग मिट्टी के अंदर में बीजों को डालते हैं। तो सिंपल बताएंगे आप लोग कि बीजों को मिट्टी के अंदर में डालना ही आपका कहलाता है सोइंग, ठीक है। यहाँ पर जो है एच नहीं रहना चाहिए था, गलती लिख दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप लोग। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि बीजों को अगर देखो सही गहराई और दो पौधों के बीच, मतलब कि बीजों को जो है सही दूरी पर अगर डाला जाएगा, तो इससे जो है आपका उपज ज्यादा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लोग जो है उत्पादों को सही मात्रा में उपज उपजाना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जब बुआई कर रहे हैं तो हम लोग हेल्दी सीड को ही सेलेक्ट करें बुआई के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि जो हमें पैदावार सही से हम लोग कर पाए, ठीक है। चलो अगर मैं आगे बात करूं बुआई के तरीकों के बारे में, तो बुआई का जो है मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल हो गया ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि हाथों में बीज को लेकर के और ऐसे करके जो है आपका छीटा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग स्प्रेडिंग, ठीक है। एंड दूसरा हो जाएगा आपका सीड ड्रिल के जरिए। तो सीड ड्रिल जो होता है ना, वो आपका एक मशीन होता है जिसको कि हम लोग ट्रैक्टर के जो आपके कल्टीवेटर होता है ना नीचे पीछे वाला, तो वहीं पे जो है आपका लगा दिया जाता है, उसके साथ में जोड़ दिया जाता है। और ऊपर में क्या होता है कि एक जो है फनल शेप्ड आपका जो है कंटेनर होता है, उसमें हम लोग सीड को डाल देते हैं। और उसका जो निचला हिस्सा होता है उसमें जो आपका बहुत सारे पतले पतले जो है पाइप होते हैं, वो सब क्या करते हैं कि धरती के अंदर में जो आपका गहरा गहरा खुदाई करते हैं, और साथ ही साथ जो है उनके जरिए ही आपका खेतों के अंदर में बीज नीचे गिर जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीड ड्रिल के द्वारा जो आपका बुआई होता है ना, इसमें सही दूरी और सही गहराई में बीज पहुंचता है। बीज का जो है आपका मतलब कि नुकसान ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं कि रोपाई क्या होता है। तो देखो, बुआई तो हो गया कि खेतों में जो है बीजों को डाल देना, लेकिन रोपाई का जब बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। उसमें क्या होता है, जैसे देखो चावल का अगर हम लोग बात करें खेती का, तो चावल की खेती के लिए क्या करते हो, सबसे पहले जो है धान के जो बीज होते हैं उनको हम लोग छोटे से खेत के छोटे से हिस्से पर, या फिर उसको जो हम लोग क्यारी बोलते हैं भोजपुरी में, तो छोटे से हिस्से पर हम लोग क्या करते हैं कि उगाते हैं। और उगाने के बाद से जब अंकुरित हो जाता है, छोटे छोटे जो आपके प्लांटलेट्स निकल जाते हैं, तो उन्हीं सभी प्लांटलेट्स को हम लोग क्या करते हैं, या फिर सीडलिंग्स को जो हम क्या करते हैं कि उखाड़ करके और फिर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े खेतों में हम लोग सही दूरी पर लगाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपका कहलाता है प्लांटेशन या फिर रोपाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ सिंचाई क्या होता है। तो देखो बाबू, जो आपके फसल होते हैं ना,
उन सभी को जो है पानी का आवश्यकता होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबको पानी की आवश्यकता है, लेकिन सभी पौधों को जो है सही मात्रा में पानी देना चाहिए, यानी कि सबको जो है आपका बराबर मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होता है। किसी को जो है ज़्यादा होता है, किसी को जो है कम होता है। जैसे गेहूँ को कम होता है, चावल को जो है ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से और साथ ही साथ जो है अलग-अलग अंतरालों पर भी आपका जो है ज़रूरत होता है। तो इसीलिए जो हम लोग सिंचाई करते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब देखो सिंचाई को जो है हम लोग किन-किन स्रोतों के ज़रिए करते हैं, तो ये जो है आपका नहर हो गया, फिर जलधारा हो गया, कुआँ है, बारिश है, तो इन सभी स्रोतों से हम लोग जो है सिंचाई करते हैं अपने फसलों का, ठीक है? अब ध्यान दो कि ये जो आपका अभी मैंने बताया था कि सिंचाई का जो है समय और अवधि जो है अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग होता है, ठीक है? और ये जो सिंचाई है वो मिट्टी के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे देखो बलुई मिट्टी है तो उसको पानी की आवश्यकता जो है ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही तुम पानी दोगे तो उसमें अड़ेगा नहीं, मतलब रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। वही जब बात करेंगे चिकनी मिट्टी का तो उसमें जो है पानी की आवश्यकता कम है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर एक बार तुमने पानी दे दिया तो कुछ समय तक जो है वो मिट्टी उसको पानी को जो है होल्ड करके रखेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। एंड अब मैं बात करता हूँ, एक टर्म यहाँ पे आ रहा है वाटर लॉगिंग क्या होता है? तो देखो क्या होता है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर देते हैं, तो मिट्टी के कणों के बीच में यहाँ पे देखो मैं मिट्टी का कण बना दे रहा हूँ, तो मिट्टी के जो कण है ना, इन सभी के बीच में जो आपके जगह है, वहाँ पर पानी भर जाता है, ठीक है? तो और हवा जो है वहाँ पर नहीं रह पाता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि पानी के भरे होने की वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और पानी के ठहरने की वजह से आपका जो है जड़ सड़ जाता है। तो यही कंडीशन यानी कि जो है आपका पानी का मिट्टी के कणों के बीच में रुके रहना, ठहरे रहना लंबे समय तक, जिससे कि आपके पौधों के जड़ सड़ जाते हैं, यही आपका कहलाता है वाटर लॉगिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वाटर लॉगिंग क्या होता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वैसे तो ये आप लोगों को जो है 8 क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है? रोहित सर ने भी पढ़ाया हुआ है, मैं तो मतलब कि मैंने भी पढ़ाया हुआ है। सो अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। देखो जब फसल जो है मैच्योर होने की अवस्था में होते हैं, उस कंडीशन में अगर जो है बहुत तेज हवा होता है या फिर बारिश होता है, तो इसके वजह से क्या होता है ना कि जो आपके पौधे होते हैं वो आपके जो है जमीन पर गिरने लगते हैं। तो यही कंडीशन जो आपका कहलाता है लॉजिन, यानी कि आपका जो है पतन, ठीक है? जैसे कि गेहूं है, जौ है, जई है या फिर जो गन्ना है, ये जो है अक्सर जब मैच्योर होते हैं तो उस कंडीशन में हवा के बहने की वजह से गिर जाते हैं, ठीक है? धान भी होता है इसमें। सो अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि परती छोड़ना क्या होता है? तो इसमें जो है आप लोग ध्यान रखिए कि अगर खेतों को जो हम लोग बिना फसल का खाली छोड़ देते हैं, तो यही आपका कहलाता है परती छोड़ना, ठीक है? चलो अब बात करता हूँ कि मैन्योरिंग क्या होता है, खाद डालना क्या होता है? तो देखो ये जो पौधे होते हैं मिट्टी के अंदर में जितने पोषक तत्व होते हैं अगर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मिट्टी के अंदर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में फिर से मिट्टी के अंदर में पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके, अवेलेबिलिटी हो सके, इस वजह से हम लोग जो है खाद को मिट्टी में डालते हैं। तो यही प्रक्रिया आपका कहलाता है मैन्योरिंग, ठीक है? इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कार्बनिक पदार्थों को, जैसे कि पशुओं का गोबर हो गया, सड़ा हुआ गोबर, ठीक है? या फिर सब्जियों का छिलका हो गया, कचड़ा हो गया, ठीक है? खल्ली हो गया, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं कि डालते हैं, ठीक है? तो इसमें जो आपके कार्बनिक पदार्थ काफी मात्रा में होते हैं, ठीक है? एक और है कि खाद खाद को जो हम लोग कंपोस्ट के रूप में भी उपयोग करते हैं, ठीक है? अब कंपोस्ट जो है ना, इसमें एक स्पेशल टाइप का कंपोस्ट होता है जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए खाद को बनाया जाता है ना, तो इसके लिए जो है हम लोग एक खास प्रकार के जो है केचुए का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है? कुछ प्रजातियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं कि बहुत ही कम समय में आपका जो वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है ना, यानी कि सब्जी का छिलका हो गया या फिर जो भी आपके जो है जीवों से प्राप्त हुए हैं, उन सभी को खा करके और उसको जो है आपका डाइजेस्ट करके और फिर जो है वो खाद में बदल देता है। तो ये तो हो गया खाद। ये जो खाद होता है वो जो है आपका पौधों के लिए या फिर जो है आपके खेत के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। वही जब बात करेंगे हम लोग उर्वरक का, तो जान लेते हैं कि उर्वरक पहले है क्या, तब बताता हूँ कि ये नुकसानदायक है या नहीं है। तो देखो अकार्बनिक पोषक पदार्थों का जो आपका अ, सॉरी अकार्बनिक जो पोषक पदार्थ होते हैं ना, उनको मिला करके और जो आपका जो है एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, वो है आपका उर्वरक फर्टिलाइजर, ठीक है? तो इसमें अकार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कि बात करूं अमोनियम सल्फेट होता है, सुपर फॉस्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट है। ये सब जो है आपके उर्वरक के कुछ नाम है, ठीक है?
और ध्यान दो कि उर्वरकों का अगर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो मिट्टी का उर्वरक शक्ति है वो आपका खत्म हो जाएगा, मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखो। चलो अब कुछ एग्जाम्पल में बात करता हूँ उर्वरकों का। तो अगर बात करूँ नाइट्रोजन उर्वरक क्या होते हैं, तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, अमोनियम नाइट्रेट है, इसका फॉर्मूला भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा कि NH4 NO3 हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 हो गया। इस तरीके से आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया, NaNO3 हो जाएगा। यूरिया है NH2CONH2, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि याद रखिए NH2 को NH2, ठीक है। फॉस्फेटी अगर उर्वरक का बात करेंगे जिसमें कि आपका फास्फोरस होता है, तो इसमें आपका जो है अमोनियम फास्फेट हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट हो जाएगा, सुपर फास्फेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पोटेशियम उर्वरक का बात किया जाएगा तो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है। ये सभी जो है कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ आगे। ये तो हो गया खादों को डालना, यानी कि जो है पोषक तत्वों का मिट्टी के अंदर में फिर से पूर्ति करना, आपूर्ति करना, सप्लाई करना, ठीक है। एक दूसरा भी तरीका है जिसके के जरिए हम लोग मिट्टी की फर्टिलिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर बरकरार रख सकते हैं, तो वो है आपका फसल चक्र या फिर क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या किया जाता है ना कि दो या अधिक फसलों को जो है अल्टरनेट क्रम में, मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद से तीसरा, या फिर जो है एक के बाद से जो है आपका दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, इस तरीके से क्या करते हैं कि हम लोग हर साल या फिर सीजन वाइज सीजन जो हम लोग बदल करके फसलों को उगाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि फिर से आपका जो है जो न्यूट्रिएंट्स वो आपके जो है मिट्टी के अंदर में सप्लाई हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में समझा देता हूँ, जैसे देखो आज इस बार हमने क्या कर दिया कि गेहूं रोप दिया एक खेत में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गया। अगली बार हम लोग क्या करते हैं कि दलहनी पौधों को उगा देते हैं। अब दलहनी पौधों से क्या हो गया कि जो आपका जो है पहले वाला में पोषक तत्वों की कमी हो गया था, दूसरा वाला उसमें सप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो, अब दूसरे वाला जब यूज किया था तो वो आपका जो है पोषक तत्व कम हो गया था। अब क्या होगा, पहले वाला फिर से उगाएंगे तो फिर जो है आपका ये सप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये फसल चक्र काफी उपयोगी साबित होता है मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बरकरार रखने में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आगे एग्जांपल भी बता रहा है कि नाइट्रोजनस अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें तो नाइट्रोजनस कंपाउंड अगर गेहूं उपयोग कर लेता है तो वो कम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दलहनी पौधों को जब उगाएंगे तो उसमें जो है आपका उनके जड़ों के जो नोड्स होते हैं वहाँ पे जो आपका राइजोबियम होते हैं, और ये जो है क्या करते हैं कि जो आपका एयर में नाइट्रोजन होता है ना उसका स्थिरीकरण करते हैं, मतलब कि फिक्सेशन करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजनस जो आपके उर्वर कंपाउंड है वो आपके मिट्टी के अंदर फिर से सप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। आगे मैं बात करता हूँ कि वीड्स क्या होता है। तो ध्यान दो कि हमने जो आपके उपयोगी पौधों को उगाया था खेतों में, उन सभी के साथ में कुछ जंगली पौधे जो है उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो है उग जाते हैं, उन्हीं सभी को हम लोग बोलते हैं वीड्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जो हमारे फसली पौधे हैं उन सब का जो उनके साथ में जो है प्रकाश को लेकर के या फिर मिनरल्स को लेकर के या फिर जो है वाटर को लेकर के एक होड़ में लग जाते हैं, रेस में लग जाते हैं और ज्यादा ज्यादा जो है आपका उपयोग करने लगते हैं। तो इस वजह से जो है हमारे पौधे सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से जो है हम लोग उनको हटाते हैं। तो उनको कहने का मतलब कि जो खरपतवार है उनको हटाते हैं, वीड्स को हटाते हैं। तो वीड्स को हटाने का जो प्रक्रिया है यही आपका कहलाता है वीडिंग। तो वीडिंग अगर बात करूं मैं वीड का एग्जाम्पल का, तो इसमें आप लोग ध्यान रखिए कि धान और गेहूं के खेतों में जो आपका सामान्य रूप से पाए जाने वाले खरपतवार है उसमें आपका नाम है मंडूसी, चौलाई, बथुआ, ठीक है। एक एक और भी आपका जो है खरपतवार का नाम दिया यहाँ पे कांग्रेस घास, ठीक है, या फिर गाजर घास। ये भी जो आपका बहुत ज्यादा हानिकारक घास है या फिर जो है आपका वीड है, ठीक है। अब ध्यान दो कि इन सभी वीड्स को जो है खत्म करने के लिए, खेतों में से हटाने के लिए हम लोग जो है कुछ केमिकल्स का उपयोग करते हैं। उन सभी केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं खरपतवार नाशी या फिर जो है वीडी साइड। एग्जाम्पल ध्यान रखो, इसमें जो आपका ब्यूटाक्लोर हो जाएगा। इसके अलावा जो है 2,4-D, ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, T4 2,4-D। ये आप लोग जो है इसको याद कर लीजिए कि 2,4-D क्या है। तो 2,4-D जो है एक वीडिसाइट है। इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका जो है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है और शॉर्ट नेम है इसका 2,4-D। एक दूसरा खरपतवारनाशी है जिसका नाम है MCPA, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ आगे। आगे के सिलेबस में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। चलो तो आगे जो है हमें पीड़क नाशियों के बारे में पढ़ना है, और पीड़क नाशी क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ, रुक जाओ। देखो, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि पीड़क क्या होता है, ठीक है। तो पीड़क जो है ना वो आपके ऐसे जंतु होते हैं, ऐसे जो है इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे
उपयोगी पौधों को यानी कि फसलों को बर्बाद करते हैं। तो ऐसे भी ऐसे जो आपके पीड़क हैं, पेस्ट हैं, उन सभी को जो है हमें खेतों से हटाना पड़ेगा और इन सब के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ केमिकल्स का उपयोग करते हैं। उन सभी केमिकल्स को जो हम लोग पेस्टिसाइड बोलते हैं या फिर पीड़क नाशी बोलते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो आपका जो है वारफेरिन हो जाएगा या फिर गंधक हो जाएगा या फिर जो है आपका मेलाथियोन हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा, बीएचसी हो जाएगा। तो ये सब जो है आपके कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं। ध्यान रखो कि जो आपके पौधे होते हैं ना, पौधों में जो है आपका बीमारी उनके सीड से हो सकता है, उनके जो है इसके अलावा जो है एयर के माध्यम से फैल सकता है, इसके अलावा जो है आपका मिट्टी के जरिए फैल सकता है। तो इस तरीके से जो है उनमें जो डिजीज होते हैं वो आपके सीड बॉर्न, एयर बॉर्न और सॉइल बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग बीमारियों का। तो 1 मिनट आप लोग वेट करो, 1 मिनट। तो चलो मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ बीमारियों का। तो ध्यान दो कि गेहूं में अगर बात करो तो गेहूं में आपका जो है रस्ट होता है या स्मट होता है, जो कि आपका फंगस से होता है। ठीक है, ऐसे ही बात करो धान में, तो धान में जो आपका रूट रॉट होता है या फिर जो आपका ब्लास्ट डिजीज है। इस तरीके से कपास में बात करो तो विल्ट डिजीज है। आलू में बात करूँ तो लेट ब्लाइट है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो कुछ और भी बीमारियां होती हैं। आप लोगों को जो है एक डिजीज वाले चैप्टर में जो हमने डिटेल्स में ये सब बताया था, इसलिए इसमें जो है मैं काफी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। जिनको समझना होगा वो वाला जा करके वीडियो देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे मैं बात करूँ कि खरपतवार को खत्म करने के लिए जो हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके हथकंडे अपनाते हैं। जैसे कि बीजों को जो है बोने से पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, अच्छे प्रकार के जो बीज होते हैं वो, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि खेतों का जुताई करते हैं, कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं जोत करके, ताकि जो है उनके जड़ उखड़ जाए और फिर जो है वो धूप में सूख जाएंगे। इसके अलावा जो हम लोग खरपतवार को जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं। ठीक है, या फिर खरपतवारों को काट देते हैं ताकि वो सूख जाए। तो ये तरीका है आपका खरपतवार को नाश करने का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी मैंने बताया था कि केमिकल्स का उपयोग करते हैं जिनको कि हम लोग वीडिसाइड बोलते हैं। तो ये तो आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जो आपको वीडिसाइड होते हैं ना, ये आपके जो है कुछ हानिकारक होते हैं आदमी के लिए भी। इसलिए जो है आपका ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग जो हर्बिसाइड का उपयोग करें। हर्बिसाइड जो होता है आपका जो है पौधों से प्राप्त होता है। ये भी एक केमिकल्स ही होते हैं, लेकिन ये हमें जो है हर्ब से प्राप्त हुए हैं। ये जो है आपके पौधों से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात करता हूँ पेस्ट क्या होते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी कीट हो या फिर चूहा हो, कुछ भी हो, मतलब जो जीव, ऐसा जीव जो कि आपके फसलों को जो है आपका जो है नुकसान पहुंचा रहा है, वो आपका कहलाएगा वो पेस्ट, या फिर जो है उसको हम लोग पीड़क कहेंगे। ठीक है, तो इनको खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड का हम लोग उपयोग करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो उसमें जो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि देखो अभी जो है हमने बुआई कर दिया, हमने जो सिंचाई कर दिया, हमने जो है आपका ये जो वीड से उत्पन्न हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे, उन सभी को जो हटा दिया। तो अब जो है आपका जो पौधा है ना, वो आपका पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, उसमें फल लग जाएगा। और जब फल लग जाएगा तो उसको जो हम लोग उसके बॉडी से जो है अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये सेपरेट करने का ही आपका जो प्रक्रिया है ना, ये आपका कहलाता है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग का डेफिनेशन आप लोग बताएंगे कि थ्रेसिंग जो होता है वो आपका पौधों के बॉडी से जो है बीजों को अलग करने का प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और टर्म आया है कंबाइन। तो कंबाइन जो है ये आपका एक ऐसा टूल है जिसका कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक ही साथ फसल को काटने, प्लस थ्रेसिंग करने, और प्लस अनाजों से जो है आपका जो भूसा है उनको अलग करने का। ठीक है, तो ये तीनों ही काम एक ही में हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइन। ठीक है, एक ध्यान दो कि विनोइंग जो प्रोसेस है ना, ये आपका होता है प्रोसेस, ये छोटे किसानों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग हवा का उपयोग करके, ठीक है, और फिर हम लोग विनोइंग करते हैं। विनोइंग कहने का मतलब हो गया कि जो आपका अन्न है ना, मतलब अनाज है ना, जो दाने हैं ना, उन सभी को हम लोग भूसे से अलग करते हैं। हवा के जरिए क्या होता है कि जो आपका भूसा है ना, वो हल्का होने की वजह से दूर चला जाता है। ठीक है, वो दूर फैल जाता है, और जो आपका अनाज है वो भारी होने की वजह से उसी जगह पर नीचे की तरफ में आपका गिर जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो कि जो हमें अनाज प्राप्त हुआ, ये जो है अनाज अब कहलाएगा फसल उत्पाद, यानी कि क्रॉप यील्ड। ठीक है, तो फसल को उगाने पर हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो टोटल उत्पाद कहलाता है आपका क्रॉप यील्ड। ये ध्यान रखेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि जूट का बोरा हो या फिर टंकी हो या फिर ग्रेनरी हो, इन सभी में हम लोग सुरक्षित स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने जो है आपका जगह जगह पर साइलोज बनाया हुआ है, उन सभी में जो हम लोग इनको स्टोर करके रखते हैं।
तो यहीं पर जो है मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो है पार्ट 2 में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो आप उन सभी क्वेश्चन को जो है पूछ सकते हैं। अभी जो लाइव पढ़ रहे हैं वो लोग जो है अभी क्वेश्चन पूछ लेंगे, और जो लोग इसको जो है यूट्यूब चैनल पे देखेंगे वो लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो, थैंक यू।